नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर वॉर की बड़ी कवरेज, जिसमें बड़ा सवाल है कि क्या और जलेगा गाजा, क्योंकि अब युद्ध में चीन की एंट्री होती भी दिख रही है। मैं हूं आपके साथ खबरों में अंजलि और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी रहेंगे और साथ ही मेहमानों का खास पैनल भी होगा। गाजा जंग का आज है 65वां दिन। 7 अक्टूबर को जब युद्ध का आगाज हुआ तब ऐसा लग रहा था कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीतते दिनों के साथ अब सीज फायर का प्रेशर इजराइल पर बढ़ने लगा है। खबरें ऐसी आई हैं कि अमेरिका ने इजराइल को जंग को खत्म करने की डेडलाइन दे दी है और अब जंग पर विराम लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव आर्टिकल 99 का इस्तेमाल कर सीज फायर का प्रस्ताव लाए, जिसे अमेरिका ने वीटो से गिरा दिया। ब्रिटेन भी अनुपस्थित रहा। अब अमेरिका की चौतरफा निंदा हो रही है। जहां घेराबंदी हो रही है, आरोप लग रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गाजा जंग भड़काने का प्लान है चीन का। तो दूसरी तरफ दक्षिणी चीन सागर में भी एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो चीन विश्व युद्ध की चिंगारी को तबाही की आग में तब्दील करने का मंसूबा पाले हुए है। आज इन दोनों बड़ी डेवलपमेंट पर इस खास बुलेटिन में आप बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार चीन कैसे बड़ी चाल चलने वाला है। इजराइल के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला। जी हां, यूएस कांग्रेस की मंजूरी के बिना इजराइल को हथियार भेजेगा अमेरिका। और देखिए 106.5 मिलियन डॉलर की गोलियां और शेल्स भेजे जाएंगे। आर्टरी शेल्स या फिर आप कह सकते हैं टैंक शेल्स, ये सारी चीजें अमेरिका अब इजराइल को देगा। और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि अब और सैन्य मदद दी जाएगी इजराइल को। और ये इसलिए क्योंकि अब अमेरिका भी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहता है इस युद्ध के अंदर। खास तौर पर ना सिर्फ इससे पहले भी अमेरिका ने साफ तौर पर इजराइल को कहा था कि हूथियों से अब अमेरिका निपटेगा। और अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका के एक फैसले से शांति की जगह सर्वनाश होगा। साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे अमेरिका जानबूझकर सर्वनाश की बिसात बिछा रहा है। देखिए इंफॉर्मेशन आपके सामने। पहली वजह, अगर वजहों पे गौर करें तो सीज फायर प्रस्ताव के खिलाफ वीटो अधिकार का अमेरिका ने किया है इस्तेमाल और यूएन इसके विरोध में है। दुनिया भी अमेरिका से नाराज है। अब दूसरी वजह जानिए। दूसरी वजह है इजराइल के लिए अमेरिका में तकरार जैसे हालात हैं, कांग्रेस को बाईपास कर इजराइल को हथियार भेजने की योजना की वजह से। अब जरा तीसरी वजह पर गौर करते हैं। इजराइल को और हथियार देगा। 14,000 टैंक शेल भेजने की योजना है। कुल 106 मिलियन डॉलर की नई मदद अमेरिका भेजेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुटे हुए हैं। उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और कैप्टन श्याम कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का स्वागत है। शरदेंदु सर, सबसे पहले आप बताइए, अमेरिका की निंदा हो रही है वीटो यूज करने के लिए और अमेरिका इजराइल पर प्रेशर भी बना रहा है। युद्ध के हालात में सीज फायर की कोई गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए, अगर सीज फायर की गुंजाइश होती तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन पास हो जाता, जिसमें कि एक ही पॉइंट था उसमें ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की। लेकिन वहां पे अमेरिका ने वीटो का पावर इस्तेमाल किया और यूके ने एब्सटेन किया और 13 देश इसके समर्थन में थे। तो अगर एक अच्छा फोरम था, एक यूएन को इससे बल भी मिलता और जो विश्व में इस तरीके की त्रासदी है उसमें ये यूएन एक इफेक्टिव रोल अपना सकता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसे किया नहीं। और आज की डेट में जब यूएन डिफेंस लोग बोलते हैं उसकी वजह ही अमेरिका है। मेरा मानना है कि यूएन के चार्टर को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि इजराइल जो त्रासदी आज की डेट में गाजा पट्टी पे हो रही है। हमास तो एक बहाना है, बाकी एक्चुअली उनका जो ऑपरेशन है गाजा पट्टी से पूरी तरीके से टेररिज्म या हमास को खत्म करना है। साथ में लेबनान में जो हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं उनका भी खात्मा और वेस्ट बैंक पे भी किसी तरीके का कंट्रोल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता है इस अपॉर्चुनिटी को खोना। साथ में अपने सिक्योरिटी इशू जो उसके बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, चाहे वो इराक में है, चाहे सीरिया में है, चाहे बाकी अरेबियन कंट्रीज में है, उसको भी पुख्ता करना चाहता है। तो लिहाजा वो एक ही बार में ये बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर सर, देखिए यही तो बात कही जा रही है कि अमेरिका भी अब इस जंग में कूद इसी ले रहा है क्योंकि वो भी अपने दुश्मनों का सफाया ऐसी जंग से कर देगा। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। अमेरिका के वीटो पर ईरान की धमकी मिली है। मिडिल ईस्ट में भयंकर नतीजों की धमकी। मध्य पूर्व में बेकाबू विस्फोट का खतरा है। तो देखिए, ईरान अब अमेरिका को धमकी देने लगा है। मिडिल ईस्ट में भयंकर नतीजों की धमकी दी गई है।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने क्या धमकी दी है, क्योंकि ईरान भी अब लगातार धमकी दे रहा है। अमेरिका को ईरान की धमकी क्या है? अमेरिकी वीटो से मध्य पूर्व में बेकाबू विस्फोट का खतरा बढ़ेगा। देखिए, जब तक अमेरिका इजराइल के अपराधों और युद्ध को लगातार जारी रखने का समर्थन करता रहेगा, तब तक क्षेत्र की स्थिति किसी भी वक्त विस्फोटक हो सकती है। बड़ी बात कही गई है विदेश मंत्री ईरान के द्वारा। और देखिए लगातार कैप्टन शाम, अब ऐसा लगता है कि ईरान वर्सेस अमेरिका ये युद्ध अब होने वाला, अगला चरण जो होगा, अगला फेज होगा, वो अमेरिका वर्सेस ईरान होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी जो आकलन है इसके बारे में, मैं उस पर ये कुछ मतभेद रखता हूं। ईरान अपनी जगह मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब बातें करता रहता है। उसकी अमेरिका से अपनी जो रोटी सेकने की बात है वो ये कर रहा है। जहां तक इजराइल की बात है या ये जो लड़ाई की बात है, मैं हमेशा से कहता रहा था, मेरे ख्याल से चौथे और पांचवें दिन से ही मैं कह रहा हूं लड़ाई के, कि मिडिल ईस्ट संवेदनशील है आज का। कोई भी देश देख रहे हैं आप, कोई भी खुलकर नहीं आया, और इजराइल एक लोकल लड़ाई हमास के साथ लड़ रहा है। इवन मैंने सीरिया और लेबनान के बारे में भी कहा था कि हिजबुल्लाह का कुछ खास नहीं होने वाला, नदर्न फ्रंट नहीं खोलने वाला ज़्यादा, तो छिटपुट लड़ाई होती रहेगी। जहाँ तक देखिए ये मिडिल ईस्ट में ईरान की बात है, वो अपनी बातें करता है। एक्सिस ऑफ रिएक्शन जो है उनका HHH, हुती, हिजबुल्लाह और ये जो इनका जो ग्रुप है तीनों का, ये जो कर रहे हैं, ये इनका मेन मकसद है अपने आप को एक जीवित रखना, अपनी समस्याओं को, या अपनी जो रोटी सेकना, अपनी बारे में बात करना। अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ये वीटो के ऊपर सिर्फ टर्की बहुत ज्यादा फ्यूम कर रहा है, क्योंकि टर्की एक ब्रिज है मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में, और नाटो का सदस्य भी है, तो बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकता, पर वो भी अपने एक वर्चस्व मिडिल ईस्ट में रखना चाहता है। मुस्लिम कंट्रीज में, अरबियन जो कंट्रीज हैं उसमें सऊदी अरबिया, ईरान और टर्की, ये तीनों अपनी अपनी जगह बना के रखना चाहते हैं। लेकिन यूएई, कतार, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, जो मॉडरेट कंट्रीज हैं, मिस्र और जॉर्डन तो पहले से कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, वो इजराइल के बॉर्डर पर हैं, तो ये देश जो है सब चुप है, कोई कुछ नहीं करेगा। इराक, लेकिन सर ये भी कहना गलत नहीं है कि जिस हुती, हिजबुल्लाह और हमास का जिक्र आप कर रहे हैं, ये तीनों ही बहुत बड़ा सिरदर्द इजराइल के लिए बने हुए हैं, और साथ ही अमेरिका के लिए भी। गाजा के जबालिया में आईडीएफ और हमास में भिड़ंत हुई है, बड़ी खबर है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये भिड़ंत हुई है। जबालिया में आईडीएफ की छापेमारी जारी है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि यूएनएससी में अमेरिका के वीटो का बड़ा है विवाद। ये अमेरिका का वीटो गैर जिम्मेदाराना है, ये फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया है, और चीन ने अमेरिका को पाखंडी बताया है। रूस ने कहा यूएस का वीटो मौत की सजा जैसा है। देखिए लगातार अब एक अलायंस जो है अमेरिका के खिलाफ, वो लगातार आक्रामक हो गया है अमेरिका के इस वीटो के बाद, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, या फिर वो फिलिस्तीन हो। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार तनातनी बनी हुई है, और इसलिए कहा जा रहा है कि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताना जरूरी है कि अमेरिकी वीटो पर किस देश ने आखिर क्या कहा है, क्या अमेरिका से नाराजगी जाहिर की गई। देखिए सबसे पहले इजराइल का स्टेटमेंट, हमास का खात्मा और सीजफायर एक साथ संभव नहीं है, ये इजराइल ने कहा। अमेरिका के बारे में कहा गया कि प्रस्ताव जल्दबाजी में लाया गया और वास्तविकता से परे था, ये अमेरिका ने अपना पक्ष रखा है। और देखिए कहा यह भी जा रहा है कि ब्रिटेन के साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव में हमास की कोई निंदा नहीं, इसलिए अनुपस्थिति है, और खासतौर पर फिलिस्तीन की तरफ इजराइल के युद्ध अपराध की अनदेखी कर रहा है यूएस। ये फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया, और रूस की तरफ से क्या कहा गया है यह भी आपको बता दें कि वीटो से यूएस ने लाखों फिलिस्तीनियों को मौत की सजा दी है। चीन मानवाधिकार की बात और जंग की वकालत यूएस का पाखंड है। देखिए लगातार चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे फिलिस्तीन हो, ये सारे देश जो है लगातार अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सभी देशों का पक्ष हमने आपको बता दिया है कि अमेरिका के वीटो को लेकर के क्या कहना है। ब्रिटेन ने तो खैर वोट ही नहीं किया, लेकिन शरदेंदु सर, अमेरिका के वीटो के इस्तेमाल से ये तो समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू, इजराइल की तरफ से बयान आया है कि सीज फायर की बात हम करें, और अगर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं तो सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। लेकिन बाकी देशों का रुख देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या इस युद्ध में इजराइल को उकसाने के लिए अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? देखिए मेरा मानना है कि जब सारे देश एक सुर में बोल रहे हैं और अमेरिका और यूके
चंद एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सीज़ फायर के खिलाफ अपना मत का इस्तेमाल किया है और अमेरिका ने वीटो इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, एक पब्लिक ओपिनियन और जो सारे कंट्री एक साथ गलत नहीं हो सकते, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका कॉर्नर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ में अगर सीज़ फायर कर दिया जाता है तो ऑपरेशन जिस लेवल पे आज की डेट में है उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। हमास को खात्मा अभी हुआ नहीं है। देखिए, नॉर्थ गाजा में भी ऑपरेशन चल रहे हैं और साउथ गाजा में एयर स्ट्राइक और मिसाइल और रॉकेट अटैक चल रहे हैं, इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ में देखिए, नॉर्दर्न बॉर्डर जो इजराइल का, वहाँ भी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ऑपरेशन चल रहा है। 60 से 70 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ा प्रीमेच्योर स्टेट है किसी भी ऑपरेशन पे, अगर आप इजरायली आर्मी के मद्देनजर बात करते हैं। लेकिन साथ में मानवता शर्मसार हो रही, बहुत सारे सिविलियन कैजुअल्टी हो रहे हैं। सीज फायर, मेरा मानना है कि सीज फायर किसी भी स्टेज में लागू किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई समय नहीं होता है। मेरा मानना है कि जब आप दो वॉरिंग फैक्शन एग्री कर जाएं और कोई एक मीडिएटर आ जाता है इसमें, तो उसको सीज फायर करना चाहिए। और लड़ाई देखिए 65वें दिन में चल रही है, कोई ताजा नया लड़ाई नहीं हुई। जो आप 65 दिन में नहीं अचीव कर पाए, आगे 30 दिन में आप क्या ऐसा अचीव कर लेंगे? कैसे हमास का खात्मा कर देंगे? कैसे आप पूरा गाजा? बिल्कुल सर, देखिए यही कहा जा रहा है कि अमेरिका की मुखालफत भी इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए युद्ध रोकने आया था और खुद युद्ध में कूदने लगा। और इसी बीच नेतन्याहू ने गाजा में सीज फायर पर अमेरिका रुख की तारीफ भी की है। अमेरिका ने यूएनएससी में सीज फायर के खिलाफ वीटो किया है और इसी बीच अमेरिकी वीटो के चलते सीज फायर का प्रस्ताव गिर गया। कैप्टन शाम, ऐसा लगता है कि अमेरिका हो चाहे ईरान हो, वो युद्ध के जरिए अपने हितों को साधना चाहते हो। भले ही युद्ध में ना कूदे, लेकिन ये जरूर है कि वो अपने अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए अपनी पॉलिसीज को पूरी तरीके से, आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने वाले हैं। सटीक प्रश्न है आपका और मैं इस पे कहना चाहूंगा कि अमेरिका और यूरोप के 6 से 7 जो विजिट्स हुई थी पहले 18 दिनों तक, वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि आईडीएफ को प्रिपेयर करना है, अमेरिका को अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी है और एक अच्छा मेजर्ड रिस्पांस हमास के अगेंस्ट देना है, इसीलिए ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुई थी। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका को उन्होंने प्रेज किया है क्योंकि पहली बार एक अनप्रेसिडेंटेड वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है बिडेन की तरफ से। पर यह भी है कि उन्होंने बिडेन को यह भी कहा है कि ये वार इतनी जल्दी रोक नहीं सकते हम और ये लंबी चलेगी, क्योंकि उनके जो 2 एम हैं। पहले मैं ये कहूं कि बिडेन शायद दोबारा ये हेल्प ना कर पाए क्योंकि उनकी अपनी इंटरनल कुछ लिमिटेशन बढ़ रही है और इजराइल के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं विश्व के, तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आईडीएफ का 2 एम है, हमास मुक्त पैलेस्टाइन जो है वहां का, और दूसरा हॉस्टेजेस की मुक्ति। जल्दी अगर सीज फायर होता है तो ये वो अचीव हमास को नहीं कर पाएंगे। फ्री 7000 लड़ाके मारे उन्होंने, अभी तक कमांड कंट्रोल सेंटर 30% से ज्यादा बचा नहीं है नॉर्दर्न गाजा में। लेकिन हमास की जो पैलेस्टाइन फ्री हमास चाहिए और हॉस्टेजेस नहीं छोड़ा पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं वॉर लंबा खींचे, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो, हमास को हॉस्टेजेस तो देने ही पड़ेंगे। हमास चाहता है कि जल्दी लड़ाई बंद हो, हॉस्टेजेस का ध्यान और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे ध्यान वर्ल्ड का जाता रहे ताकि विश्व इसको रोक दे, ट्रस्ट हो। ये दोनों नहीं होने वाला। और तीसरी बात देखिए, उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है इजराइल में, सभी वो चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, सभी आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, इनके वॉर कैबिनेट में मिनिस्टर सारे आर्मी से हैं। वो जा रहे हैं विजिट पे, देख रहे हैं और वार्न भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे, हॉस्टेजेस नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वो सेफ है और वो तो होना ही है। नहीं सर, लेकिन चिंता की बात ये भी है कि कई हॉस्टेजेस को मारा भी गया है। इस बारगेनिंग का जो नतीजा है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बंधक अभी भी हमास के पास है। इस पर भी चर्चा करेंगे। वेस्ट बैंक में रामल्ला में इसराइल का ऑपरेशन जारी है। रामल्ला में आईडीएफ और हमास समर्थकों में भिड़ंत हुई है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर की है फायरिंग। और देखिए, इसी बीच अमेरिकी वीटो के बाद गाजा में तबाही की बारूदी वर्षा और ज्यादा तेज हो गई है। गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। जवालिया कैंप में भीषण अटैक किए गए। आईडीएफ ने जारी किया है ऑपरेशन का ये वीडियो। एक इमारत पर हमले कर ढेर कर दिए गए। מחבל אחד! תגיד, אולי יש עוד אחד, תגיד, אולי יש עוד אחד. עוד מחבל? קיבלתי. מחבל שני. שיהיה קדימה, שיהיה קדימה, תגיד. רימון!
और अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूएस के वीटो पर मानवाधिकार एजेंसियों की आपत्ति। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विरोध जताया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने नाराजगी जाहिर की है। गाजा में हो रही मौतों पर चिंता जताई गई है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या हुआ था यह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि यूएस ने रोक दिया है सीज फायर का प्रस्ताव। और कैसे रुका है यह प्रस्ताव, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए पक्ष में कितने वोट पड़े, 13, खिलाफ में अमेरिका और ब्रिटेन ने खिलाफ में वोट डाला। यह वीटो पावर था जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया और ब्रिटेन ने मतदान ही नहीं किया। दरअसल लगातार सीज फायर को लेकर 13 लोग चाहते थे, मेंबर्स चाहते थे, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सीज फायर को रोक दिया। और यह बड़ी बात है क्योंकि इसके बाद अब अमेरिका के खिलाफ एक तरीके से मुखालफत भी शुरू हो गई है। और प्रस्ताव क्या था ये भी जानिए। दरअसल दोनों ओर से तुरंत युद्ध रुकने का प्रस्ताव था, जिसे सीज फायर कह सकते हैं आप। बंधकों की तुरंत रिहाई होने का भी प्रस्ताव था, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए अब इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। पक्ष में हालांकि 13 वोट पड़े थे, लेकिन अमेरिका का वीटो सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है। शरदेंदु सर, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर कोई मीडिएटर आए बात करने के लिए तो शायद सीज फायर संभव ही हो पाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब मौका मिला तो अमेरिका एक तरीके का प्रेशर तो जरूर बना रहा है। खबरें ऐसी भी है इजराइल पर कि युद्ध को रोक दिया जाए, लेकिन जब मौका था सीज फायर पर वोट करने के लिए तो अमेरिका ने वीटो का प्रयोग कर दिया। बात यही खत्म हो गई और यह भी समझ में आ गया कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आज की डेट में अमेरिका बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड की तरह से इजराइल के पीछे सपोर्ट कर रहा है, हर तरीके से मदद दे रहा है। और यूएस के जो कांग्रेस है उसके अप्रूवल के बगैर भी आप उसको हथियारों की मदद दे रहे हैं, तमाम गोले बारूद सप्लाई कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। तो अमेरिका तो पूरी तरीके से वॉरिंग फैक्शन का हिस्सा बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जो उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी उसको उसने फिर से पुख्ता किया है, और इजराइल उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। साथ में सऊदी अरबिया पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्री में अपनी वो सुरक्षा नीति को फिर से री लुक दे रहा है। मेरा मानना है कि देखिए अमेरिका के साथ साथ पुतिन साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो बार बार उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के इशू को सॉल्व करने के लिए एक समग्र पॉलिसी की जरूरत है, और वो उसका मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं। इजराइल को भी वो बोलते हैं, पैलेस्टीन के भी उनकी बात सुनी जाती है। तो रूस भी एक इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहेगा। एक जगह उसने रूस को फेस कर रखा है यूक्रेन वॉर में, और देखिए रशिया के चारों तरफ जितने पहले के वार्शा पैक्ट कंट्री थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, उसको धीरे धीरे नाटो के फोल्ड में लाता जा रहा है। तो अब वो रूस को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते कि वो इस युद्ध में कि पुतिन और रईसी की मुलाकात के बाद इजराइल भी, नेतन्याहू भी कहां सुनने वाला। अगर मान लीजिए पुतिन मीडिएटरशिप के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अड़चन है। एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के तुबास में इजरायली सेना का हमला हुआ। तुबास के एक घर पर की गई है बमबारी। हमले के बाद दिखी है आग की ऊंची लपटें। तो देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे रात के अंधेरे में ये जबरदस्त विस्फोट हुआ। और देखिए आपको नजर आ रहा होगा चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। बड़ा धमाका हुआ, तुबास के घर पर बम फेंका गया। बम से हमले के बाद देखिए आग की ऊंची लपटें नजर आ रही है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी प्लान, खाड़ी देशों के साथ अमेरिका की चर्चा। हूती विद्रोहियों पर सैन्य कार्रवाई की संभावना। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कर्णी को लाल सागर में रोका गया। लाल सागर से लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं हूती। और चलिए अब आपके लिए जानना भी जरूरी है कि लाल सागर में कैसे विश्व युद्ध की ज्वाला जल रही है। जी अमेरिका और सहयोगी देश यानी करीब 30 शक्तिशाली देश मिलकर हूती के मुकाबले करने के लिए तैयार और अपनी नेवल टास्क फोर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। अपने सहयोगी देशों की शक्ति से समीकरण बदलने की ना सिर्फ कोशिश कर रहा है बल्कि विश्व युद्ध भड़काने वाले शोले हूती और हिजबुल्लाह के लिए जारी बरसा रहा है। जी हाँ, सीरिया और ईरान भी, अब इराक भी ईरान के आदेश पर अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, उसे ललकार रहे हैं। और 24 घंटे में यूएस के बेसिस पर 10 हमले किए गए हैं। अब तक यूएस पर 90 से ज्यादा अटैक किए गए हैं। और अगर शाम सर देखिए, ऐसा अमेरिका को लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रहा है ईरान, लेकिन सामने नहीं आ रहा है लगातार, चाहे वो हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये कहा जा रहा है कि देखिए आप अटैक करिए, आप आगे बढ़िए, और पीछे से बैठकर इस पूरे गेम प्लान को मॉनिटर कर रहा है ईरान। और देश देखिए, विदेश या पूरे ग्लोब का ध्यान अगर इस वॉर की तरफ आकर्षित करना हो तो इसका तरीका है वॉर को समुद्र में ले जाना। एयर पावर का इस्तेमाल हम पूरी तरह से देख रहे हैं इजराइल का हमास के ऊपर,
और वो लोकल लड़ाई के रूप में सीमित है। तो जब हम मेडिटेरियन की बात करते हैं तो वहां पे यूएसएस का जो आप जान रहे हैं जेराल्ड फोर्ड अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा है ताकि टर्की की तरफ से कुछ भी ना किया जा सके। रेड सी में मैंने बहुत पहले बताया था, पोर्ट ऑफ एलियट पे जब एसएसएम और ड्रोन्स अटैक हुए थे जिसको यूएसएस कार्नी ने साउथ ऑफ सुएज कैनाल से हिट किया था, तब से लगातार गल्फ ऑफ एडन में और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है। गल्फ कंट्रीज को पूरी तरह से गल्फ के मुहाने पे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहोवर अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा है ईरान को धमकाने के लिए। और आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसके बाद आप देखिए गल्फ ऑफ एडन में जो बालवेब मंडेब जो है हमारा चोक पॉइंट, वहां पे भी यूएसएस कारने, यूएसएस ब्रानेट ने भी अटैक किया था। अभी कल ही ड्रोन पे अटैक, ड्रोन्स को मारा गया है, फ्रेंच शिप्स भी वहां मौजूद हैं। तो नेवल टास्क फोर्स सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित रख रही है, कार्गो मूवमेंट पे कोई असर ना हो, जिसमें कि जो कार्गो पे अफेक्ट ना पड़े, वरना वॉर सी में जाएगा। और जैसे ही सी में जाएगा, हम सबको पता है गल्फ वॉर में क्या हुआ था। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड करना जरूरी है। ईरान चाहता है कि ऐसा ना करें। कल ईरान के मंत्री ने ये कहा भी है हुती को कि आप ये अटैक ना करें, रिस्ट्रेन रखें, वरना अगर यूएसएस पूरी तरह से जूझ गया सी वॉर में तो ये वॉर बाहर चली जाएगी। यानी कि ईरान इस वक्त वेट एंड वॉच की कंडीशन में है और इसीलिए हालात पर नजर बनाए हुए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिकी वीटो से गुस्से में है इस्लामिक देश। अरब इस्लामिक देशों ने नाराजगी जाहिर की है। ब्लिंकन से गाजा युद्ध रुकवाने की मांग की गई है। देखिए, एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनसे कहा गया है कि ये युद्ध रोका जाए, क्योंकि अमेरिका ने जब से यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल किया है उसके बाद से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं यानी मुस्लिम देश जो हैं वो काफी नाराज हैं। और देखिए, अमेरिकी वीटो पर मिडिल ईस्ट भी गुस्से में है। अरब इस्लामिक देशों की मंत्री स्तरीय समिति की बैठक में आज गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई। अमेरिका वीटो पर अरब देशों की आपत्ति, गाजा में इजराइल की कार्रवाई का विरोध कहा गया और फिलिस्तीन के खिलाफ एक्शन पर नाराजगी भी जताई है। अंजलि, हाँ, फिलिस्तीन के एक्शन पर नाराजगी जाहिर की गई है। ये देश है सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, फिलिस्तीन। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई है और अमेरिका को कहा गया इसके लिए पहल करने। वहीं अरब इस्लामिक देशों की बैठक में विरोध दर्ज कराया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के सामने भी गुस्सा जाहिर किया गया है। और देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के सामने गुस्सा जाहिर किया गया और यह भी कि अमेरिका ने जो वीटो इस्तेमाल किया है ये गलत है। तो हालात देखिए इस तरीके के बने हुए हैं और इससे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। शरदेंदु सर, क्या अमेरिका ने सोचा था कि उसके वीटो इस्तेमाल करने से ये जो इस्लामिक देश हैं जिनके नाम भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो एकजुट हो जाएंगे? क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो हमारे एक्सपर्ट्स यही कहते थे कि गाजा युद्ध जो चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें मुस्लिम देशों में एकजुटता नहीं है। लेकिन देखिए, अमेरिका के वीटो के लिए तो एकजुटता नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से वीटो का इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से इस वीटो को हम बोलते हैं कि सारी रैशनैलिटी को ये डिफीट करता है, क्योंकि ये सीज फायर के लिए आया था, रेजोल्यूशन पास हुआ था, आर्टिकल 99 वो हुआ था यूएन चार्टर में और तब जाके ये सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा लाया गया था। लेकिन वीटो का इस्तेमाल करके अमेरिका ने सारे मिडिल ईस्ट कंट्री को एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो एकजुट हो सकें। अभी तक तो उनके जो इंटरेस्ट थे, सामरिक इंटरेस्ट थे, अपने कंट्री से रिलेटेड थे। लेकिन जब आप सीज फायर जैसे मुद्दे पे वीटो का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी दुनिया को एंटेगनाइज करते हैं और स्पेशली अरब वर्ल्ड को, मिडिल ईस्ट को, और आपने उनको एकजुट होने के लिए मौका दिया और साथ में आपने रूस और चाइना की एंट्री जो मिडिल ईस्ट में हो रही है उसको और पुख्ता किया है। तो जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ रहा है, इजराइल तो ग्राउंड लूज कर ही रहा है, अमेरिका भी अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है और कैसे वो इसको ओवरकमेगा। आज की डेट में अमेरिका के पास संसाधन पूर्ण है, आपके पास बहुत पैसे हैं, हथियार है, लेकिन जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है वर्ल्ड में वो क्वेश्चन मार्क लग रही है। आपकी क्रेडिबिलिटी पे इशू आ रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सीज फायर होना, आप फिलिस्तीनियों को कहां भेजना चाहते हैं? मिस्र में भेजना चाहते हैं, जॉर्डन में भेजना, ये उनकी सरजमी है, वो उनको भी सर यही तो बात कही जा रही है कि आप तो युद्ध रुकवाने के लिए आए थे और आप ही अब युद्ध को रुकवाना नहीं चाहते। ये अमेरिका पे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि फिलीपींस की चीन को दो टूक, जी हां, अपने बोट को वापस बुलाए चीन। ये फिलीपींस की तरफ से कहा गया है। चीन हमारी संप्रभुता के खिलाफ, ये फिलीपींस की तरफ से कहा गया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे आज चीन के शिप्स ने एक वेसल को फिलीपींस की कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल कर डुबाने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की। और इसके बाद अब फिलीपींस भी लगातार गुस्सा आक्रामक हो गया और लगातार चीन की इस विस्तारवादी नीति को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में।
को तीव्र है। तो चीन की दबंगई देखने को मिली है, जिस पर फिलीपींस का सख्त संदेश भी आया है। क्या है वो संदेश, आपको बिग बॉल पर सारी डिटेल्स दिखाएंगे हम। देखिए, मछली मारने वाली नौकाओं तक जरूरी सामान पहुंचाया जाना था। चीनी दबंगई पर फिलीपींस ने यह मैसेज दिया है। चीन ने मानवीय सहायता के वितरण को रोका, जो न केवल अवैध है बल्कि अमानवीय भी है। और देखिए, चीनी तटरक्षक बाजो डी के दक्षिण प्रवेश पर अवैध रूप से एक बैरिकेड भी तैयार कर दिया गया, जिसको लेकर फिलीपींस की बहुत ज़्यादा आक्रामक है, गुस्सा है। और उसके लिए आज सुबह एक छोटी नाव भी लॉन्च की गई। और देखिए, फिलीपींस जहाज़ों के कामों में दखल और फिलीपींस के मछुआरों का उत्पीड़न और धमकी देना गलत है, ये फिलीपींस की तरफ से कहा गया। बाजो डी फिलीपींस की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी गतिविधियों की निंदा करते हैं और चीनी जहाज बाजो डी तुरंत छोड़ दे ये इलाका, ये भी कहा गया है। और देखिए, लगातार कैप्टन सर, ऐसा लगता है कि एक तरफ तो ये युद्ध चल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, चाहे वो इजराइल और हमास का हो, लेकिन दूसरी तरफ चीन भी धीरे धीरे अपनी मजबूती, या फिर आप कह सकते हैं जिसको हम इस्लामी स्लाइसिंग कहते हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। समुद्र की बात हो तो मैं एट होम फील करता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 अनक्लॉस ये कहता है कि किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब करीब करीब 385 किलोमीटर तक का जो समुद्र है वो उनका अपना है। ये जो आप दिखा रहे हैं घटना, ये स्कारबोरो शोल में हुई है, जो 127 माइल दूर है और पूरी तरह से EEZ के अंदर आता है फिलीपींस के। कुछ महीने पहले वहां पे जो बूम लगाया गया था, उसको फिलीपींस ने अपनी शक्ति का प्रयोग और दम दिखाते हुए एक काउंटर मेजर लिया और उनको बूम को हटाया था, जिसके ऊपर स्क्रिमिशेस हुए, शिप्स टकरा गए थे, कोस्ट गार्ड के शिप्स जो अमेरिकन थे, चाइनीज थे, उनके साथ इनकी झड़प हुई। और आज भी आप देख रहे हैं वाटर स्प्रे किया गया कैनन्स के, और ये छोटे बोट्स को जो मछुआरों को सहायता दे रहे थे। रेगुलर जो ऑपरेशंस गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जैसे हम लक्षद्वीप और पोर्ट ब्लेयर में, ये अंडमान निकोबार में लगातार करते रहते हैं, और हमें भी इन कई बार वॉरशिप्स का, दुश्मन के शिप्स का सामना करना पड़ता है। मैं एज वॉरशिप कैप्टन कई बार 8 डिग्री चैनल्स में, लक्षद्वीप, इन मेनिकॉय के एरियाज में अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज जो भी हैं कंट्रीज एडवर्सरीज हैं, उनके शिप्स हम देखते रहे। तो ये वो घटना है। और इस पे देखिए, मेन बात ये देखने की है कि फिलीपींस अब अपनी संप्रभुता को दिखा रहा है, लोहा ले रहा है। देखिए, लगातार फिलीपींस के पास कोई और रास्ता भी नहीं है कि अपने आप को दिखाना, अपने वजूद को दिखाना, साबित करना, ये फिलीपींस के पास सबसे बड़ा ऑप्शन है। और दक्षिणी चीन सागर में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। साउथ चाइना सी में चीन की फिर दबंगई देखने को मिली है। फिलीपींस के जहाज पर चीन का वाटर कैनन से अटैक किया गया। फिलीपींस सरकार के 3 जहाज पर ये हमले किए गए हैं। देखिए, लगातार फिलीपींस अपने लोगों तक साजो सामान पहुंचाने के लिए क्रिसमस से पहले ये बोट्स को, वेसल्स को भेज रहा था, और इसी बीच अब चीन ने इन वेसल्स को रोक दिया, अपने उनके मछुआरों तक ये रसद का सामान, साजो सामान पहुंचने नहीं दिया चीन ने। और अब आपको बताते हैं कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी की आखिर वजह क्या है। दरअसल नॉर्थ डैश लाइन के भीतर वाले इलाके पर चीन अपना दावा करता है, जो कि 62% हिस्सा है। बताया जा रहा है कि पार्सल आइलैंड्स को लेकर के चीन और ताइवान और साथ ही वियतनाम के बीच में टेंशन है। स्प्रेटली आइलैंड चीन वर्सेस फिलीपींस वर्सेस ब्रुनेई वर्सेस मलेशिया, ये पूरी डिटेल आपको हम समझा रहे हैं मैप के जरिए। स्कारबोरो शोल पर चीन का पूरी तरीके से कब्जा है। आगे कुल 7 विवादित जगह है जहां पर चीन का कंट्रोल है, और 500 किलोमीटर स्पेशल इकोनॉमी जोन है। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। लड़ाई क्यों हो रही है ये जानिए। कच्चे तेल का स्टॉक है यहाँ पर, वहीं प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का भंडार है, सामरिक बढ़त, सैन्य ठिकाने, ये कुछ बड़ी वजह सामने आ रही है दक्षिण चीन सागर में विवाद की। तो चीन को शुरुआत से ही सभी जानते, पूरी दुनिया जानती है कि उकसावे वाली कार्रवाई करता है, और दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिर से की है उकसावे वाली कार्रवाई।